हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज हम करने वाले हैं अपना यूजीसी नेट हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा 17 जून को हुआ था। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों मैंने एनटीए की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किए, बिल्कुल ऑफिशियल है। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। देखो, पेपर सॉल्व करना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें ये पता चलता है कि क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है। जो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना पेपर को कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखो, मैं पेपर जैसे हमेशा सोल्व करवाती हूँ कि आपको साथ में ये भी बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कौन सी बुक से आया है, उनके फोटो भी रखती हूँ। और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा पैटर्न क्या है और कौन सी यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सब मैं आपको बताते हुए चलूंगी। तो हम शुरू करते हैं अपना पेपर सोल्व करना। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। आपको बतानी है। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई। इनमें से बताना है कौन से पॉइंट सही है और कौन से गलत है देवनागरी लिपि के संबंध में। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। बिल्कुल सही भी हमारा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। ये हमारा गलत है पॉइंट। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। बिल्कुल सही है ये हमारा पॉइंट। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। तो दो तो हमारे गलत ही हो गए, बी और डी, यानी कि हमारा आंसर हो गया ए सी और ई। यानी हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे आइए, यहाँ पर पंक्ति दी हुई है और इधर कविता के नाम है। आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहली पंक्ति है, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगे। तो ये रश्मि रथी की पंक्ति है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भैसे। साकेत की ये पंक्ति है। फिर जो ये सी हमारी पंक्ति है, ये सांदे गीत माधवी वर्मा की रचना है। यहाँ से पंक्ति है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। ये गीत फिरोज की पंक्ति है, भवानी प्रसाद मिश्र की ही जो है कविता है। देखो, जो कहते हैं साकेत हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गीत फिरोज भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की। और सांदे गीत महादेवी वर्मा की। तो ये चारों रचनाएं जो है आपके पाठ्यक्रम में भी, इनमें से 3 रचनाएं लगी हुई है, साकेत भी लगी हुई है, गीत फिरोज भी और रश्मि रथी भी। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं। आगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक है, वहां से ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी ई, कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बुक में प्रकरण 2 पर जाते हैं, रीति काल वाले में, तो प्रकरण 2 का हमारा नाम ही ये मिलता है, रीति ग्रंथकार कवि। तो उसमें कितने टोटल कितने कवि रखे हैं? उन्होंने 57 कवि रखे हैं। तो आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में है, मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पर जो है इन्होंने पूछा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि है। तो जब आप प्रकरण 2 पर जाते हैं, उसका नाम ही रीति ग्रंथकार कवि है। तो यहाँ पर जो 57 राइटर है, इसमें से इन्होंने 3 के नाम दे दिए और बाकी तो अलग दे दिए, और पूछ लिया कि इनमें से कौन से रीति ग्रंथकार कवि है। तो यदि मैं आंसर की यहाँ पर बात करूं, तो सबसे पहले कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र हमें मिल जाएंगे, यहाँ पर ये रहे 8वें नंबर पर हमारे जो है कुलपति मिश्र आते हैं। उसके बाद है बेनी बंदीजन, वे हमारे यहाँ पर बेनी बंदीजन। और तीसरे हमारे कौन से राइटर थे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। कुलपति मिश्र हो गए, बंदीजन हो गए, ग्वाल कवि। तो ग्वाल कवि भी आपको देखो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपको शुक्ल वाली बुक करवाई थी। और जो ये रेड कलर से मार के ये मैंने आपको बताया था जब भी कि ये इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो मतलब ये नहीं है कि इस बार पूछ लिया आगे नहीं पूछेंगे, हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो आप थोड़ा ध्यान से इनको देख लीजिएगा, तो अब आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक से आया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी ई, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा।
और आपको लग रहा होगा इतने राइटर है, लेकिन इनको इसी तरह पढ़ना पड़ता है जब ये हमारा जो है जेआरएफ होता है, जब हम डीपली अपनी पढ़ाई करते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं और उन्हें मैच करना था। सबसे पहले देखेंगे, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो ये क्या बोलूं क्या याद करूं से है, ये किसकी रचना आपको पता ही होगा, हरिवंश राय बच्चन की है। उसके बाद बी हमारा आंसर हो जाएगा मूर्धैया। सी तुलसी गंग दो भय, सु कविन को सरदार। ये संस्कृति के 4 अध्याय में है ये पंक्ति। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, यह अवारा मसीहा। तो देखो इस तरह अब आपको ये रचनाएं भी पढ़नी होगी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जब भी हमारे इसी तरह के प्रश्न जो है हम हल कर पाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर ये कालक्रम वाला क्वेश्चन था, इन घटनाओं को जो है कालक्रम से लगाना था, जो पहले हुई है उसको पहले और जो बाद में हुई है उसको बाद में। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर तो हमारा हो जाएगा ई, ए, बी, डी, सी। तो यहाँ पर तो इतना देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट हल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ब्राह्मण समाज का स्थापना वर्ष, जो कि 1828। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। आनंद मठ, ये जो है हमारा उपन्यास है आनंद मठ, इसका प्रकाशन वर्ष 1882। और विश्व धर्म सभा में विवेकानंद ने संबोधन किया था, सबको पता है शिकागो सम्मेलन में जब वे गए थे वहां पर उन्होंने संबोधन किया था, वो 1893 में। और गीतांजलि काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1910। तो हमारा आंसर इसी तरह हो जाएगा, देखो ये पांचों ही दिए हुए थे, बस मैंने यहाँ पर जो है इसको अलग से लिख दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। उसके बाद ये 3 पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने रख दिए थे, ताकि जो हमारे ये बाद के, देखो आर्य समाज और ब्राह्मण समाज के बारे में तो हमें पता होता है, हम काफी पढ़ते भी हैं, लेकिन मतलब ये तो हिंदी में मिल जाते हैं टॉपिक, ये अलग से है, आते तो हिंदी में ये पर हमेशा पूछे नहीं जाते, पहली बार पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मैंने इन तीनों के बारे में बेसिक जो जानकारी थी वो रख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है स्वर्णिम के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो सही है वो है हमारा बी, डी, ई। बी, इसका संबंध मौखिक भाषा से है, बिल्कुल सही है ये हमारा। यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डी, ई। आगे चलते हैं। शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है, यह आवारा मसीहा जो हमारे पाठ्यक्रम में रचना लगी हुई है वहां से एक क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इनके विषय में कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत। देखो एनटीए के एग्जाम में जो हमारा नेट का एग्जाम होता है, ज्यादातर क्वेश्चन फोर्ड वाले खूब पूछे जाते हैं भर भर कर, तो हमें अपनी तैयारी भी उस हिसाब से करनी होती है। तो देख लेते हैं। शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, ये गलत है। फिर हमारा बी पॉइंट सही है। फिर सी हमारा पॉइंट है, शरत बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है हमारा। उसके बाद है अपने भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, ये भी हमारा सही पॉइंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। आगे चलेंगे। यहाँ पर है किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था, जो ये यहाँ पर दोहा दिया हुआ है ये किस पात्र की जबान पर रहता था, कौन सी रचना के पात्र। तो ये हमारा आंसर क्या बोलूं क्या याद करूं, आगे मैंने बुक का पेज रखा हुआ है, क्या बोलूं क्या याद करूं, ये हमारी बुक है। इसमें यहाँ पर देखो ये वाली पंक्ति दी हुई है जो हमारे एग्जाम में पूछी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कोई रचना होती है उनमें पंक्तियां दी रहती है तो वे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पंक्तियां खूब भर भर कर एग्जाम में पूछी जाने लगी है। तो ये क्या बोलूं क्या याद करूं, उसी बुक का जो है यहाँ पर मैंने पेज रखा हुआ है। आगे चलते हैं। स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र हैं, देखो स्त्री पात्र हमेशा पूछे जाते हैं, पुरुष पात्र, स्त्री पात्र, बाल पात्र, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि जब तक ये रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी हुई है तो यहाँ से पात्रों के नाम जरूर पूछे जाएंगे। तो स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से है इसमें देख लेते हैं। देवकी, मालिनी और जो रामा, ये 3 जो है हमारे स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र है। यहाँ पर मैंने पेज रखा हुआ है, ये बुक का ही पेज है जो ये नाटक है स्कंदगुप्त, इसी का ही पेज है। इसमें यहाँ पर स्त्री पात्रों के नाम सभी लिखे हुए हैं जो जो है। देवकी जो हमारे एग्जाम में पूछा था,
रामा जो एग्जाम में पूछा था, और एक हमारे एग्जाम में पूछा गया था मालिनी। मालिनी यहाँ पर ये रहा। तो ये जो तीन पात्र है हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी ये भी सब स्कंदगुप्त नाटक के ही स्त्री पात्र है। आगे चलते हैं। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। ये किसका संवाद है? तो ये लज्जा का संवाद है। और ये कामायनी जो हमारी रचना है वहां से जो लज्जा सर्ग है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये संवाद भी लज्जा ही कहती है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो ये लज्जा सर्ग से ही पूछा गया है। बुक का पेज ही मैंने रखा हुआ है। आगे चलते हैं। कबीर साहित्य के अध्येता है, ये इस बार बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो कवि ने पूछा गया। इसीलिए इस बार का पेपर हार्ड बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी नहीं पूछे गए और इस बार बिल्कुल अलग ही पूछ लिए गए हैं। तो इसीलिए कट ऑफ भी इस बार जो है कम रहने वाली है हर बार के मुकाबले। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी डी ई, पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर और डेविड लोरेंजर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है। पूर्ण क्लासिक कीर्ति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? तो ये एग्जाम में काफी बार पहले पूछा जा चुका है, तो ये हमारा क्वेश्चन पीवाईक्यू है। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में गलत नहीं कर कर आने होते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो हर कोई सही कर लेता है, क्योंकि पीवाईक्यू पर सभी की कमांड बनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो, इलियट। आगे चलते हैं। इसमें भी यहाँ पर कविता और यहाँ पर अध्येता के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो विद्यापति शिव प्रसाद सिंह, सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह, घनानंद इमरई वंगा। यह हमारा मिलान हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह भी हमारा यूनिट जो 10 है वहां से एक क्वेश्चन आया था। किसने किया था? परशुराम सिंह ने किया था। ये भी यदि आप रचना पढ़ते हैं तो ये आप जो है सोल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर वाला है कथन एक और दो, इनमें से बताना है कौन सा सही है या दोनों सही है, ये हमें बताना है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही पॉइंट है। कोलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। दोनों बिल्कुल सही पॉइंट है। और अगर आप दूसरे पॉइंट पर ध्यान करेंगे तो पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था पर अलग तरीके से आया था। कोलरिज की कल्पना वाला क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया है। ये भी पीवाईक्यू ही है, पर ये है कि पैटर्न चेंज हो गया। पिछली बार यही क्वेश्चन कोर में पूछा था और इस बार जो है कथन में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे चलते हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोनों सही है। फिर है ये ध्वनि को मैच करना था, कौन सी महाप्राण ध्वनि है कौन सी घोष ध्वनि है, ये हमें मैच करना था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तीन, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का रे। आगे चलते हैं। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? आपको बताना है। जो यहाँ पर ये पांच शब्द दिए हुए हैं किन में से किन किन का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी ई, यक्ष, इंदुमती, अज। देखो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कविता रखी हुई है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, इंदुमती नाम भी आया है, अज भी नाम आया और यक्ष भी नाम आया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें कामदेव भी इम्पोर्टेंट है, रति भी। और ये भी है कि प्रथम दिवस था आषाढ़ मास का। तो इस कविता में हमें ये इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन की ये कविता है। इस कविता से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आया है। तो इसमें मैंने बता दिया बी टी ई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरी कविता दिखा भी दी कि ये शब्द आए हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद की क्रम में लगाइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो, डी ए ई सी
बी। देखो हर बार जो है ये पहले से बात के क्रम में थोड़ा ये आता था, एक राइटर की रचनाएं देती। इस बार बड़े अलग से पूछ गए। देखो एक तरफ तो दुर्लभ बंधु दे दिया, दूसरी तरफ पथिक दे दिया। तो ऐसे प्रकाशन वर्ष थोड़ा लगाना जो है टफ पड़ता है इस तरह से, जैसे इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में दिया है। तो इसलिए भी थोड़ा जो है पेपर के पैटर्न में इस बार काफी बदलाव हुआ है। तो इसीलिए भी जो है हमारी कट ऑफ लो रहने वाली है हर बार के मुकाबले। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति है, ये चेंज नहीं हुआ। पिछले 4 साल से कंटिन्यू गोदान उपन्यास से एक कथन पूछा जा रहा है दोनों शिफ्ट में, और इस बार भी पूछा गया कथन। तो ये तो आप जो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए अपना एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए बिल्कुल, गोदान उपन्यास को पढ़कर अच्छे से। तो इस बार भी आया, गोदान उपन्यास से क्वेश्चन आया। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेयरी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है हमको बताना था, तो ये धनिया का जो है कथन है। आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है इन दोनों में कौन से सही है और कौन से नहीं। झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी के हैं, बिल्कुल सही है, पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी उर्दू के अतिरिक्त कई कई पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, जो हमारा कथन वन है। आपको पता है कितनी बार इन तीनों उपन्यास के एग्जाम में विषय वस्तु पूछी जा चुकी है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है, मतलब पीवाई, अगर आप पीवाई को सोल्व कर कर जाओगे तो आपका ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका बंटी के अनुसार, बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 1। देख लेते हैं यहाँ पर। पहले वाला पॉइंट का तो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो तो पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको, काफी बार पीवाईक्यू मैंने भी आपको सोल्व करवाए हुए हैं। जो ये दूसरा है तो यहाँ पर उपन्यास का ही मैंने पेज रखा हुआ है, तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है जो है अरूप बत्रा। जो बंटी था उसका जो नाम था वो अरूप बत्रा था, पूरा नाम, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें तो हमें याद ही करना होता है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। फिर से हमें पात्रों को मैच करना था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। कृपी एक और द्रोणाचार्य की पात्र है, किन्नी आद्य अधूरे की पात्र है, जमुना बहन महाभोज नाटक की पात्र है, और कल्याणी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगा क्योंकि काफी बार एग्जाम में पात्र, तो मैंने आपको बता ही रखा है 4-5 क्वेश्चन आपके पात्रों से कहीं नहीं गए, हर बार पूछे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है विवेकानंद के संबंध में। ये हमारा यूनिट 4 से है, जो हमारी विचारधारा वाली यूनिट है, वहीं पर जो है ये क्वेश्चन माना जाएगा कि वहां से आया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है, ये हमारा सही पॉइंट है बी। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। उसके बाद ई पॉइंट हमारा सही है। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और ई, यानी 4। फिर देखना है इनमें से दो कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं। ये मैंने आपको जो हमारी 1-2 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें आपको बता दिया था, ये आंसर गलत दिया हुआ है एनटीए ने। तो इस पर क्लेम भी जो है बच्चों ने किया है, तो ये हमारा बाद में जब रिवाइज आंसर की आएगी तो ये सही होकर आएगा। इसमें दिया है रोज ऑफ गैंगलिंग कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा दो पत्थर अनादि गाकर सुनाया। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों गलत है। और देखो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन पर ध्यान करो तो दो ऑप्शन बिल्कुल सेम जो है, बल्कि यहाँ पर ये होना चाहिए था सही की जगह गलत होना चाहिएगा कि कथन एक और दो दोनों गलत है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है। वो तो जब रिवाइज आंसर की आएगी या तो एक क्वेश्चन हटा दिया जाएगा या इसके नंबर सभी को मिलेंगे, या इनमें से जो आंसर मानेगा, जो उन पर राइट लगा कर आया उनको नंबर मिल जाएगा। देख लेते हैं प्रूफ के तौर पर।
ये जो है हमारी गैंग्रीन कहानी का ही पेज है। मालती के पिता का नाम है महेश्वर। वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि मास्टर, स्टेशन मास्टर है, तो बिल्कुल ये गलत है यहाँ पर। ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा पॉइंट है कि चीव की दावत कहानी में चीव के आज्ञा पर माँ ने एक पुराना टप्पा दो पत्थर अनारा दे सुनाया। तो देखो ये आपको लाइन तो मिल जाएगी, लेकिन ये उनका पिता, जो उनका बेटा होता है, वो बोलता है अपनी माँ को कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। जो माँ ने सुनाया था वो ये वाला गीत सुनाया था। तो मेरे अनुसार तो जो ये आंसर है इसमें दोनों गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक तो गलत है हमारा जो पहला पॉइंट है, दूसरा हमारा राइट है। तो ये तो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी जब हमारी रिवाइज आंसर की आएगी। ऑफिशियल आंसर की तो आ चुके हैं, लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन जो है गलत दिए हुए हैं उनके आंसर। तो अभी हमारी रिवाइज आंसर की आएगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों गलत है या इनमें पहला गलत है और दूसरा सही है। मेरे अनुसार तो दोनों गलत ही है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दो, गोंड देश। ये क्वेश्चन आया है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से, उसी का पेज मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है गोंड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ये पेज मैंने क्यों रखा है, निबंध तो आप सभी के पास भी होगा। बस आपको ये बताना चाहती थी, यदि आप निबंध वगैरह पढ़ते हैं, कहानी नाटक, तो आप ये देख ले कि कितनी डीपली हमें पढ़ना है। काफी डीपली क्वेश्चन आया, हम ध्यान भी नहीं देते इन चीजों पर। यहाँ से क्वेश्चन आया, तो पढ़ते हुए बिल्कुल हर चीज पर ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने पेज रखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का ये पेज है। आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद है। तो जो प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग है वो द्रुत विलंबित छंद में रचा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? इस पर काफी विवाद चल रहा है। मतलब विवाद क्या चल रहा है, काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि देश की बात तो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। ये गलत दिया हुआ है आंसर की में, ऐसा बच्चों का कहना है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है वो बात है, ओनली बात। और यहाँ पर लिखा हुआ है देश की बात। देश की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध है। अगर पूछते हैं यहाँ पर बात निबंध के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर हो जाता प्रताप नारायण मिश्र। लेकिन यहाँ पर पूछा है देश की बात निबंध के लेखक कौन है, तो बिल्कुल हमारा जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है थ्री, वो बिल्कुल सही है। और ये हमारा गलत है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र का निबंध बात है। और यहाँ पर देश की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रूफ भी आपको दिखा देती हूँ। ये बुक है संपादक विनोद तिवारी की। इसमें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो प्रसिद्ध निबंध है वो यहाँ पर सभी के नाम दिए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है देश की बात भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। ये सभी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, बुक है संपादक विनोद तिवारी की। ठीक है, और बुक का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपको यकीन हो गया होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा भारतेंदु के निबंध के विषय में। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? तो ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है? देखो इजी क्वेश्चन वो होता है, या तो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका, या इम्पोर्टेंट होता है, पता ही होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो भारतेंदु के निबंध तो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ACE। वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह तो हमारे पाठ्यक्रम की रचना है। तो आंसर हो जाएगा ACE। ये आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा। जो ये पांडे वाली बुक है इसमें भी आपको आराम से मिल जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर, लेवी प्राण लेवी भी दिया हुआ है, वैष्णवता और भारतवर्ष भी आपको मिल जाएगा, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये आपको कोई भी वन लाइनर बुक है उसमें आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। तो ये तीनों तो है, श्याम सगाई नहीं है, क्योंकि श्याम सगाई किसकी रचना है? ये नंददास की रचना है। यहाँ पर देखो मैंने नंददास की जितनी रचना थी उनका जो है फोटो रखा हुआ है। ये फोटो है रामचंद्र शुक्ल की बुक से मैंने लिया है। उसमें क्लियर लिखा है, ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा, श्याम सगाई। तो ये सभी रचनाएं नंददास की, और नंददास कृष्ण भक्ति शाखा की है। और बाकी तीनों रचनाएं जो है सूफी, जो है सूफी प्रेम काव्य की है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये ईद का कहानी से आया था, प्रश्न आया था, एक बताना था ये संवाद किस पात्र का है।
और अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो यह मोहसिन का पात्र है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, मोहसिन ने प्रतिवाद किया। फिर उसके बाद जो है ये संवाद जो का तो आपके एग्जाम में पूछा गया है ईदगाह कहानी से। पेज में मैंने आपको बता दिया, मेरे रखने का रीजन यही है कि आपको ये बता पाओ कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है। ये ईद का कहानी का ही पेज है। आगे चलते हैं। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का अंश उपन्यास में यह संवाद किसका है? तो ये संवाद था मोहिनी का। आगे चलते हैं। निम्न अंकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऐसा अध्ययन परिवर्तन कुकुरमुत्ता मोचीराम अंधेरे। तो हमारा आंसर हो जाएगा BCAED। मैंने इन सभी का जो है प्रकाशन यहाँ पर रखा है। परिवर्तन का 1924 पंत की ये कविता है। कुकुरमुत्ता 1941 निराला की है कविता है। ऐसा अध्ययन हमारा आज्ञा की है। अंधेरे में मुक्ति बोध और मोचराम धूमिल की है। तो यहाँ पर सभी का प्रकाशन वर्ष भी रखा हुआ है। ये मुझको एक पॉइंट मिला था गुणवत्ता के बारे में, तो मैंने ये भी जो है रख दिया है। हो सकता है कि इसमें से भी कुछ पूछ लिया जाए। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है कुकुरमुत्ता, जो 3 अप्रैल 1941 को उन्होंने लिखी और पहली बार हंस के मई 1941 अंक में छपी थी। बाद में तरुण मासिक में इलाहाबाद से जुलाई 1941 में छपी और फिर 1948 में संशोधन के साथ स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई। तो इसका जो मेन समय है वो 1948 में माना जाएगा, और जो पहली बार छपी थी वो 1941 में। लेकिन स्वतंत्र रूप से कब छपी? 1948 में। तो ये भी आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पर आपको यहाँ पर 1948 लिखे मिले तो। हम यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि है भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो हमारा आंसर धर्म हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है भारतेंदु जी के निबंध में, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्म। तो ये भी जो है भारतेंदु का जो निबंध है उसी का पेज मैंने रखा हुआ है। आगे चलेंगे। मालवी का केंद्र है वो तो इंदौर है, आसान है आंसर। आगे चलते हैं। निम्न अंकित अनुवादकों के हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। ये बड़ा अलग क्वेश्चन था, क्योंकि कभी इस तरह का क्रम नहीं पूछा जाता अनुवादित रचना का। पूछा भी जाता है तो जो बड़ी प्रसिद्ध होती है उनका। इनमें से एकांतवासी, श्रांत पथिक और विश्व प्रपंच, ये 3 हमें याद होती है और ये एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई है। लेकिन ये दोनों बिल्कुल नई रचना थी। खड़िया का घेरा, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। देख लेते हैं आगे, मैंने बिल्कुल डिटेल लिखी हुई है इस क्वेश्चन की। आंसर देख लेते हैं BCEAT। आगे चलते हैं अब हम। यहाँ पर अनुदित रचना लिखी हुई है जो हमारे एग्जाम में आई थी, उनका अनुदित वर्ष और उनके अनुवादक कौन है और मूल रचना क्या है और मूल रचनाकार। देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। जो एकांतवासी योगी है, इसका जो अनुदित वर्ष है वो है 1886 और अनुवादक कौन है? श्रीधर पाठक। और जो मूल रचना थी वो हरमिट थी और किसकी थी? गोल्ड स्मिथ की। ऐसी श्रांत पथिक 1902 श्रीधर पाठक की अनुवादक है और ट्रेवलर रचना का जो है ये अनुवाद थी। विश्व प्रपंच कहीं पर 1906 मिला मुझे, कहीं पर 1907 मिला, तो मैंने दोनों लिख दिया ओपनिंग करके। रामदास शुक्ल ने अनुवादक किया था और किसकी रचना थी? हैकल की रचना थी। उसके बाद आता है खड़िया का घेरा। ये भाई मुझे तो, मैंने तो पहली बार ही पढ़ी थी ये रचना। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने पहली बार पढ़ी है, पहले पढ़ चुके। 2002 में ये अनुदित हुई थी रचना और किसने की थी? कमलेश्वर ने की थी। देखो यहाँ पर मैंने जो है बुक का पेज भी लगा दिया है। खड़िया का घेरा जो है अनुवादक कौन थे? कमलेश्वर थे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो ये रचना है कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, यह अनुवाद की थी 2018 में हबीब तनवीर ने। और ये किसकी रचना थी? जो मूल रचना थी वो विलियम शेक्सपियर की थी। उसका भी देखो यहाँ पर फोटो लगा दिया है। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, नाट्य रूपांतरण व निर्देशन हबीब तनवीर। तो ये दो बिल्कुल मुझे तो नई रचनाएं मिली।
आप लोग भी बताइएगा कमेंट कर कर कि आपने पहले पढ़ रखी थी या कि आपको एग्जाम में ही पहली बार ये रचनाएं पढ़ने को मिली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छे से डिफाइन हो गया है इस स्लाइड में। अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुझे जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहा कि बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दो बार डोली। आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कल मैंने एक क्लास ली थी कि अब क्या होने लगा, पहले ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। पिछली बार जो हमारा मार्च में एग्जाम होता, मार्च अप्रैल में, उसमें भी जो है ग्रामर पूछी गई थी और इस बार भी ग्रामर पूछी गई है। और तो आने वाले एग्जाम में भी पूछी जाएगी, जो हमारा दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो आप याद रहिए, ग्रामर को भी अब इग्नोर मत कीजिएगा। पहले इग्नोर कर देते थे, काम चल जाता था, एक क्वेश्चन पूछे जाता था एक या दो। लेकिन अब जो है चार पांच क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ग्रामर पर भी फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, ये किस लेखक का है? तो ये है मैन्सफील्ड का। देखो, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो बिल्कुल जो उसके शुरू में चीजें दी रहती है और जो आखिरी में चीजें दी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वहीं से ये क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर जो है स्त्री पात्र है, उनको अपने पति या प्रेमी से मैच करना था, सूची वन को सूची दो से मिलान करना था। शीलो रतन, तारा असद, कनक पूरी, उषा राजेंद्र, ये हमारा मैच हो जाएगा। ये सभी जो है उपन्यास के पात्र है, जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उन्हीं के स्त्री पात्र है, और उनको मैच करना था। आगे चलते हैं। प्रेक्षक गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है। देखो, एक बार तो ये पूछा कि प्रेक्षक गुरु उपन्यास किस में विभाजित है, अध्याय में, प्रकरण में? तो हमारा आंसर हो गया था प्रकरण। पिछले से पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। इस बार क्या करा, उन प्रकरण प्रकरण में से हमारे नाम दे दिए, तीन दे दिए उन प्रकरण में से, और पूछ रहे कौन से है कौन से नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी डी ई, अदालत प्रेत व्यय। आगे चलते हैं। सत्य कथन आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य कथन है। इस क्वेश्चन पर भी थोड़ा विवाद है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि आंसर की में गलत दिया है, और मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पर क्लेम करना चाहिए, उसमें मैंने ये अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आप चाहे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आइकॉन बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के गलत आंसर दिए हैं एनटीए ने। तो कुछ कह रहे हैं कि इसका आंसर बी सी डी होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ई पॉइंट की बात करें, काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ है, तो ये उद्भट का ग्रंथ है, तो ये तो क्लियर है कि ई पॉइंट हमारा गलत है, यानी ये दोनों तो हमारे ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि इनमें ई दिया हुआ है। अब बात बची इन चार की, कि इन चार में से कौन सा सही है। तो देखो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, भरत मुनि का जो ग्रंथ है उसके 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण है, बिल्कुल सही है। उद्भट जयदेव प्रतिहारेंद्रराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। काव्य दर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट। अब बात यहाँ पर आती है कि काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद है। बात यह है कि काव्य अलंकार दो लोगों का ग्रंथ है, एक है भामह का और एक है रुद्रट का। तो जो भामह का ग्रंथ है उसमें तो 6 परिच्छेद है काव्य अलंकार में, लेकिन जो रुद्रट वाला ग्रंथ है उसमें है 16 अध्याय। तो मुझे लगता है, देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम ये देखते हैं ज्यादा सही कौन से है। तो ये तो तीनों बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले ही कहा था यदि आप इस पर क्लेम करते हो तो 50-50 चांस है कि एनटी इसको सही मानेगा या नहीं। वैसे डी पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन मामला यही फंस जाता है कि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि किसका काव्य अलंकार, भामह वाला या रुद्रट वाला। तो ये भी एक तरह से देखो तो सही भी है और एक तरह से देखो तो गलत भी है। इसीलिए एनटीए ने जो है ए बी सी इनको अपना आंसर माना है। एनटीए ने जो आंसर माना है वो माना है ए बी सी।
ठीक है, तो बी सी डी भी हमारा गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, वो है ए बी सी। और देखते हैं अभी रिवाइज आंसर क्या आने दो, हो सकता है कि एनटीए इन दोनों को ही सही आंसर माने क्लेम करने के बाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द, ये बिल्कुल इजी है, संज्ञा विशेषण क्रिया, तो अविकारी शब्द ही है, तो आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये जो पांचों रचनाएं हैं, ये नामवर सिंह की रचनाएं हैं। आंसर है बी टी ए सी ई। अब इनको एक बार देख लेते हैं, आगे डिफाइन किया हुआ है। ये बुक है रामचंद्र तिवारी की बुक, का ही मैंने पेज रख दिया। जो जो एग्जाम में पूछी गई उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी में। कविता के नए प्रतिमान 1968। दूसरी परंपरा की खोज 1982। फिर उसके बाद आई थी सन 1910 ईस्वी में कविता की जमीन और जमीन की कविता। और सन 19 दो सॉरी सन 2010 में आई थी कविता की जमीन और जमीन की कविता। और सन 2012 में आई आलोचना और विचारधारा। ये पांचों रचनाएं वे हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। अब देखो, इनमें से दूसरी परंपरा की खोज और कविता के नए प्रतिमान, ये हमें जुबानी याद होता है इनका प्रकाशन वर्ष, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। लेकिन कविता की जमीन और जमीन की कविता मैंने तो पहली बार देखी है एग्जाम में। तो अगर आपने किसी एग्जाम में देखी हो तो बताइएगा, वैसे ये मुझे लगता है कि पहली बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इनके प्रकाशन वर्ष मुझको मिले रामचंद्र तिवारी की बुक में। ठीक है, तो आप ये एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा और इनकी बाकी रचनाएं भी एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें हमें बताना है कि ये दोनों सही है गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर ये 5 नाटक के नाम दिए हुए हैं, पहले से बाद के क्रम में लगाए। आंसर हो जाएगा सी ए ई बी डी। अब यहाँ पर जो है एक बार इनका जो है प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास का जो है नाटक है 1887 में। राजश्री हमें पता ही होता है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है 1915। पहला राजा 1969। माथुर का जो है ये नाटक है। चरणदास चोर ये हबीब तनवीर का नाटक है 1975। और बटोही ऋषिकेश सुलभ का नाटक है 2007। जो यहाँ पर ये पांचों रचनाएं पूछी हुई है, आगे मैंने डिफाइन कर दिया इनके रचनाकार भी और प्रकाशन वर्ष भी। आगे चलते हैं, इनमें से सत्य कथन है हमें बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी डी और ई। भरत ने नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, ये भी सही है। भोज ने अवंतिका और मागधी नाम, हाँ, दो नई वृत्तियों की उद्भावना की, ये भी सही। सी पॉइंट हमारा क्यों गलत है, मैंने यहाँ पर इसका फोटो रख दिया, ये है तारकनाथ वाली की बुक है। जो वामन है उन्होंने रीति के 5 प्रकार नहीं माने, 3 प्रकार माने हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है वामन की रीतियां, तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाए। तो वैदर्भी गौरी पांचाली ये 3 जो है वामन ने रीति के प्रकार माने हैं, तो इसलिए हमारा सी पॉइंट गलत है। और ए है वैदर्भी रीति में ओजगुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, ये हमारा पॉइंट गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी डी और ई। आगे चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है। ये तो इजी था, बकरी और महाभोज, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इतनी तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि उनकी विषय वस्तु क्या है, उनमें क्या वर्णन किया गया है। तो बकरी और महाभोज आंसर हो जाएगा। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। झूठा सच में पंजाबी कवि बुल्ले साहब बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि किस उपन्यास में पंजाबी कवि बुल्ले साहब बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है, तो हमारा आंसर हो गया था जिंदगी नामा। तो ये पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अगर जिंदगी नामा लिखा होता तो सही होता। फिर है दूसरा पॉइंट है जिंदगी नामा में हिंदी कवि और तुलसी सूद के पदों का प्रयोग है, बिल्कुल गलत है ये पॉइंट भी। फिर हमारा सी पॉइंट है मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, सही है। मानस का हंस में मोहिनी व्यास का एक भजन गाती है, सही है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है, तो ये हमारे बाद के 3 पॉइंट सही है, आंसर हो जाएगा सी डी और ई। आगे चलते हैं। भारत दूरदर्शन नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है।
ये जब मैंने आपको भारत दूरदर्शन नाटक पढ़ाया था, आपको करवाया भी था। आंसर हो जाएगा ECBAT। सबसे पहले जो है भारत आता है, उसके बाद भारत दुर्देव, उसके बाद रोग, फिर आलस्य आता है और फिर मदिरा आती है। अब हम यहाँ पर चले गए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। है ये हमारा क्वेश्चन जो है 50 है, हमारा जो है 50वां क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन अभी बाकी है। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें B C D हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? तो वे थे रामविलास शर्मा। देखो एक वन लाइनर है, तो इसमें तो याद ही करनी पड़ती है ये चीजें, और कोई उपाय नहीं। मेलाचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये भी वही है कि आपको उपन्यास पढ़ना होगा इसके लिए। मेलाचल। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो वो होता है सैर आसोब। देखो ये फिर से नाटक के आरंभ से ही क्वेश्चन आया है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दी ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाई दिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 CEBDA। आगे चलते हैं। राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? तो ये हमारा यूनिट 4 से क्वेश्चन है। वैचारिक वाली जो हमारी यूनिट है वहां से क्वेश्चन है। राम मनोहर लोहिया। कोसी का गढ़वाल कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? तो वह सुहाग चिन्ह। जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर चरेऊ के बराबर में इसका अर्थ भी लिखा हुआ है सुहाग चिन्ह। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अब आप देख लोगे कि हमें किस तरह से अपने टेस्ट को पढ़ना है, जो हम इस तरह के क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाए। आगे नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक है, ये इजी क्वेश्चन था, PYQ था। शिव कुमार, राम नारायण और श्याम सुंदर। ये यहाँ पर आपको जो है रामचंद्र शुक्ल वाली बुक है, यहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगा। जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें तो आगे है। फिर यहाँ पर जो है पंक्ति दी हुई है कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गए। इसमें जो ये शब्द आया है सिलहली, इसका अर्थ बताना था क्या है? तो इसका अर्थ है फिसलने लायक। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित कीजिए। तो ये जो है उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो हमारे पाठ्यक्रम में निबंध लगा हुआ है वहां से ये क्वेश्चन है, और इनको क्रम से लगाना है। तो आंसर हो जाएगा CDVAE। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको खुद से निबंध पढ़ना होगा, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, लेकिन इस तरह के प्रश्न जब याद लोगे जब आपने निबंध खुद से भी 2-3 बार पढ़ा हो। एक बार पढ़ने से ज्यादा चीजें याद नहीं होती, बार बार रिवीजन करते हैं जब भी चीजें जो है दिमाग में सेट हो जाती है। तो दिसंबर वाले एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वे बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट टेस्ट कर लीजिएगा। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ABC। नैनों की गंगा पवित्रता और आचरण की सभ्यता। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, ये कथन किस कविता में है? तो यह नक्सलवाड़ी में है, धूमिल की कविता है। बड़ी अच्छी कविता और पाठ्यक्रम की हमारी कविता है। यहाँ पर जो है इनका कालक्रम लगाना था, हमारे 5 राइटर है इनका, तो इनका आंसर हो जाएगा DCBEA। देखो आगे मैंने इनका जो है जन्म वर्ष रखा हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, कोलरिज 1772, मैथ्यू अर्नोल्ड 1822, इलियट 1888, रिचर्ड 1893। जो यहाँ पर ये 5 दिया है इनका जो है समय मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप तो देख लीजिएगा। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से था? तो उनका जो संबंध था वो था मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। कंपनी से क्वेश्चन पहले भी आया है, तीसरी कसम कहानी में कंपनी से क्वेश्चन पहले भी आया और इस बार भी आया था। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तक है, आपको बतानी है इन 5 में से किन किन की विधा जो है संस्मरण है। तो नंगा तलाई का गाँव, लोट ओ धार,
याद हो कि नहीं याद हो, ये तीन जो है हमारे संस्मरण है। तो आंसर हो जाएगा ए सी डी। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? तो यह 5 वर्ष तक भी जो है उसको पेंशन नहीं मिली थी रिटायर होने के बाद। निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर है, फिर से ग्रामर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए ओ। फिर ये क्वेश्चन है, ये एंटी ने गलत दिया है, एंटी ने जो आंसर माना है वो फोर्थ माना है, लेकिन इसका सही आंसर होगा दो। इस पर क्लेम भी किया जा चुका है, तो जब रिवाइज आंसर क्या आएगी तो इसका आंसर दो मान लिया जाएगा। देखो भानुरथ की जो रचना है वो रस मंजरी है। फिर रामचंद्र गुणचंद्र की जो रचना है नाट्य दर्पण, शारदा तन्य भाव प्रकाशन और महिभट्ट व्यक्ति विवेक। तो इसके आधार पर जो हमारा कोड सही बैठ रहा है वो दो का बैठ रहा है, तो आंसर हमारा दो होगा। एनटी ने फोर माना है, लेकिन अभी ऑफिशियल आपको जो है हमारी रिवाइज आंसर की आएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है इसको चेंज कर कर दो कर दे। जब रिवाइज आंसर की आएगी और जिन जिन प्रश्न के आंसर बदले जाएंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि इन इन प्रश्न के आंसर बदले गए हैं। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। यहाँ पर निबंध के नाम दिए हुए हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में, और मिलाना था उनकी विषय वस्तु क्या है, मतलब किसमें क्या वर्णन किया गया है। तो आयु और ऋतुओं का संबंध कहाँ से है? उत्तर फाल्गुनी के आसपास। माता मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम उठ जाग मुसाफिर में दिखाया गया। कल्याण का रूप शिव मूर्ति में। और नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इस तरह ये चारों निबंध हमारे पाठ्यक्रम के जहाँ से पूछे गए। देखो जो आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हो, जो रचनाएं लगी हुई है उन पर फोकस कर लेते हो, तो आपका काफी काम आसान हो जाएगा। और निबंध पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। निबंध, कहानी, नाटक, ये तीन विधाएं ऐसी आप बहुत जल्दी और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, इतने अच्छे से कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। उपन्यास में मानती हूँ काफी बड़े होते हैं तो मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन आप कहानी, नाटक, निबंध इन पर तो अपनी पकड़ बना ही लीजिए। इतना काम तो आप जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यह कविता किस कवि की हमें बतानी है? एक रुख हिंदुत्व रूप, दूजी दसाने कोय, मन की दुविधा मान कर भय 102। तो बनारसी दास यहाँ पर आंसर हो जाए। ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है, मैंने काफी खोजी लेकिन मुझको नहीं मिली। अगर किसी को पता है कि ये पंक्ति कहाँ से पूछी गई है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बता दीजिएगा। आगे, निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाए। यह बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, मतलब न्यू पैटर्न पर है। क्वेश्चन इजी है लेकिन न्यू पैटर्न पर है तो इसको थोड़ा जो है हार्ड मान लिया गया। मैं आपको बताती हूँ, ये 5 पात्र के नाम दिए हुए हैं। भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती, बंटी। पहले हमें ये पता होना चाहिए ये पात्र कौन कौन से उपन्यास के हैं। देखो यहाँ पर आगे मैंने डिफाइन किया हुआ है। सरस्वती जो पात्र है वो शेखर एक जीवनी की। भैरवी बाण भट्ट की आत्मकथा। बंती झूठा सच की पात्र। बेला राग दरबारी। लीजा तमस उपन्यास की पात्र। इतना हमने पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये पात्र कौन से उपन्यास के है। फिर उनको जो जो उन से उपन्यास के है उनका क्रम याद होना चाहिए और उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगा दीजिए। जैसा शेखर एक जीवनी 1940, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, तमस 1973। तो इस तरह आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगानी थी पात्रों के आधार पर। और देखो मैं आपको बता देती हूँ ये पहली बार था, मतलब इस पैटर्न पर पहली बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो दिसंबर वाले एग्जाम में भी कंफर्म पूछा जाएगा। जब एनटीए कोई नया पैटर्न चालू करता है तो 2-3 साल तो उस पैटर्न पे पूछता ही है। तो ये पहली बार पूछा गया है पात्रों के आधार पर कालक्रम। तो आप लोग अब जो मैं आपको कहती हूँ कि पात्रों के नाम आपको याद होने चाहिए, अब तो बिल्कुल याद होने चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर एक एक पात्र का नाम लिखा है एक एक उपन्यास से, तो जब हमें इनका नाम पता होगा कि ये कौन से उपन्यास के पात्र है जब हम उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगा पाएंगे। तो ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है, ये भी यूनिट 4 से क्वेश्चन है। आंसर है हमारा ए सी ई। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? देखो
नाटक जिसने पढ़ा होगा, इन चीजों पर हम कई बार ध्यान भी नहीं देते, कि जो ये तो ध्यान दे देते हैं कि हाँ चलो नाटक में पतंजलि का उल्लेख हुआ है, कौन सा पात्र करता है, तो ये बड़ा डीपली क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा संगिनी। तो इस तरह जब अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे तो थोड़ा, जब नाटक पढ़ो तो इन चीजों को ध्यान में रखो। और नाटक कहानी निबंध आपको कंप्लीट पढ़ लेने हैं, पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1927 में। ये भी पीवाईक्यू है, काफी बार जो ये पत्र है कालक्रम में पूछा जा चुका है पहले। इनका जीवन वृक्ष की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? तो यह भेड़ चराने वाले के बारे में है। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी है? तो वे है ए, सी और ई। आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। देश का धन राधा मोहन गोकुल की रचना है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th। अरे यायावर रहेगा याद में, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है। अगर किसी को वैसा ही पता होगा कि माजुली द्वीप कहाँ पर है तो भी हो जाएगा असम। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खाको सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तु एक तोहफे में मिली थी? तो मिली थी 25,000 रुपए। यहाँ पर जो है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध है, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उनको सब मिलाकर 25,000 की चीजें तोहफे में मिली थी। बिल्कुल पहले पेज पर ही इसका आंसर है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? तो विचार क्या था? मुक्ति बोध ने। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। आपको बतानी है इनमें से कौन कौन सी पंक्तियां नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा को दर्शाती है? तो सी, डी, ई। बाद की तीनों पंक्तियां हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको नागमती वियोग खंड पढ़ना होगा, जो कि हमारे यूनिट 5 हिंदी कविता में लगा हुआ है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की बुक का पेज भी रखा है, ये आपको यहाँ पर जो का तो लाइन मिल जाएगी पंक्ति। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ये काफी बार एग्जाम में ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, और नेट के ही एग्जाम में नहीं, बाकी एग्जाम में भी काफी बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। तो ये हमारा पीवाईक्यू है। आगे, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर्थ। तो इन पंक्तियों में जो ये मैं शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो है स्वम निराला जो है अर्थ है। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, इन 4 में से कौन आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो अरुण कमल, परमानंद और नामवर, ये तीनों संपादक रहे हैं आलोचना पत्रिका के। तो एक बच्चे कमला प्रसाद, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है उसने कहा था कहानी है, उसमें पंजाबी शब्द आया है, तो हमें उन पंजाबी शब्द को उनके हिंदी अर्थ से मैच करना था। जैसे कुरमाई, आपको याद हो शुरू में ही जहाँ पे कहानी शुरू होती है पूछा जाता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो कुरमाई का जो मतलब होता है वो होता है सगाई, यानी कि मंगनी। ठीक है। घुमाव, घुमाव का क्या होता है? जमीन की नाप। खोते, खोते का अर्थ होता है गधा। तीमियो, तीमी का अर्थ होता है स्त्रियों। तो ये कुछ पंजाबी शब्द आए थे, उसने कहा था कहानी में, तो उनका हिंदी अर्थ यहाँ पर पूछा है, मिलान करना था। आगे चलेंगे। निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा CEADP। आगे यहाँ पर मैंने ये सभी नाटक रखे हुए हैं। आगरा बाजार का प्रकाशन 1954। आषाढ़ का एक दिन 1958। बकरी 1974। माधवी 1985 और महाबली 2017। जो ये महाबली नाटक है इसको 2021 में व्यास सम्मान भी मिला था। और जिन रचनाओं को
जो है सम्मान मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, उन पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। भले ये 2017 में प्रकाशित हुई हो। इस बार एग्जाम में जो मतलब हाल फिलहाल में रचनाएं, जैसे 2015 के बाद रचनाएं आई है, वे पूछी गई है। 2010 की भी पूछी गई है, 2012 की भी। जबकि पाठ्यक्रम में लिखा है 2000 ईस्वी तक की रचनाएं हमें याद करनी है। लेकिन एग्जाम जो है 2000 के बाद की रचनाएं भी काफी पूछता है, और इस बार तो ज्यादा पूछी है। हर बार के मुकाबले इस बार ज्यादा पूछी गई है 2000 के बाद की रचनाएं। जैसे महाबली नाटक है, ये भी 2017 में प्रकाशित हुआ था और एग्जाम में पूछा गया है। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है। देखो अभी तक पात्रों से ये पांचवा क्वेश्चन है जो आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आपको पात्र वाले जो क्वेश्चन है उन्हें गलत करना चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें फोर्थ, बी डी ई, चंपिया, मखनी बुआ और सुनरी। यहाँ पर जो है लाल पान की बेगम के सभी पात्र लिखे हुए हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। मखनी बुआ जो है एग्जाम में पूछा गया, सुनरी, और एक क्या था हमारा पूछा गया, चंपिया। तो ये तीनों पात्र भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्त्री पात्र ही है। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गाने की पंक्तियां है। तो इसमें हमारा आंसर ए भी है। जो अंधेरे में कविता आप जानते हैं काफी बड़ी कविता है, तो जो पागल द्वारा गाए गए गाने, उनमें से इन पांचों में से कौन कौन सी पंक्तियां है? तो है ए, बी और ई। मर गया देश, अरे जीवित रह गई तुम, जनमन करुणा सी माँ को हकाल दिया, अब तक क्या जिया जीवन क्या लिया। ये तो बड़ी प्रसिद्ध रचना है। मतलब ये कविता जो है, ये वाली लाइन एग्जाम में वैसे भी पूछ ली जाती है। अब तक क्या क्या जीवन क्या जिया, किस कविता की पंक्ति है, किसने गाया है गीत? तो ये पागल द्वारा गाया गया गीत है। लेकिन इस बार ये दोनों भी पूछे हैं, जो कि बिल्कुल नए हैं। तो आंसर हो जाएगा ए बी ई। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक है। तो वे थे बीबी कारक और शांता गांधी। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो उसमें उन्होंने जो इनका अपभ्रंश काव्य वाला प्रकरण है शुरुआत में ही, उसमें इन तीनों का है, देवसेन, सोमवर, परवसूरी और विद्याधर। सी टी इन दोनों का नहीं है, इन दोनों का अगले प्रकरण में किया गया है। तो इन पांचों में से इन तीन का है। तो देखो एक तो रीति ग्रंथकार वाले प्रकरण से पूछ रहा और एक अपभ्रंश काव्य से पूछ रहा, और बिल्कुल शुरुआत में ही पूछ रहा, मतलब बस यही पूछ रहा कि कौन कौन से राइटर का इनमें वर्णन है, कौन से का नहीं है। तो हमें थोड़ा इन चीजों पर भी फोकस करना है। ये मैं आपको करवा दूंगी रामचंद्र शुक्ल की बुक से, एक ही क्लास में सभी प्रकरण में जो जो राइटर के नाम है वो आपको एक जगह करवा दूं। तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, केवल सी टी ई। और जब मैंने आपको बुक पढ़ाई थी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक, जब भी मैंने आपको ये सब चीजें करवाई थी, जब मैंने आपको कंप्लीट बुक पढ़वाई थी, रीति काल तक मैंने आपको पढ़ाई थी। आगे है ये ग्रामर वाले से आया है। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, हो जाएगा एक सही और दो गलत। उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी अच्छे से सोल्व कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि अभी सोल्व करवाना संभव नहीं है। लेकिन एक बार हम आंसर देख लेते हैं ताकि हम अपनी आंसर की मैच कर पाए अपने क्वेश्चन पेपर से। उपयुक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? तो इसमें फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है, इसमें हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा नित्य। देखो अभी बस मैं आपको आंसर बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने आंसर की चेक कर रहे हैं तो आराम से अपने आपको आंसर पता और अपने आंसर की चेक कर ले। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत की आत्मा को नवजीवन देने के लिए। फिर ये था, ये मैंने आपको बताया था, ये आंसर ना जो एंट्री ने दिया है तीन दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा वन। तो इस पर भी क्लेम किया गया है। देखते हैं कि रिवाइज आंसर की में एंट्री क्या इसका आंसर मानता है, तो इसको अभी होल्ड पर रखिएगा। आगे है, इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वन। फिर उसके बाद अगला जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन, आप जानते हैं दो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आंसर एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा तीन आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है, ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, वे जो पुराने विश्वासों को चीख पुकार मचाते रहते हैं। फिर वातावरण को तार्किक रूप से समझना।
उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना होगा? सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना। उपयुक्त उद्धरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा? प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा। तो जब आप ये कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो आपको इनके आंसर इन्हीं में मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बाद में आराम से कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी कि कैसे हमें सोल्व करना चाहिए। अभी के लिए मैंने आपको आंसर बता दिए कॉम्प्रिहेंशन के। और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पेपर सोल्व करवाया, आपको अच्छे से पेपर सोल्व हो गया होगा। डाउट भी काफी दूर हो गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने बुक के पेज रखे थे। ज्यादा क्वेश्चन जो इस बार आए हैं वे आए हैं हमारे टेस्ट, जो हमारी यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक की रचनाएं हैं, वहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए और डीपली क्वेश्चन आए हैं। तो आप इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। और कल मैंने आपको एक क्लास करवाई थी जिसमें मैंने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस बताया था, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन कौन सी बुक हमारे पास होनी चाहिए। यूनिट वाइज मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया है। तो जो बच्चे दिसंबर वाला एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये वीडियो देख लीजिएगा, उनके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। ये मैं कल करवा चुकी हूँ, कल की क्लास में। और अब आपको कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल पर भेज दीजिएगा। आज मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाया है, कल को नहीं परसों को मैं आपको जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाऊंगी, इसी तरह डिटेल में करवाऊंगी। सभी के आंसर भी रखूंगी, कोई आंसर गलत दिया गया हो ऑफिशियल आंसर की मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। मुझे लगता है कि आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार भी ऐसे पेपर सॉल्व करवाया तो आपका सभी के कमेंट आए हैं काफी बच्चों के कि बहुत अच्छी तरह से पेपर सॉल्व करवाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इसमें भी प्रयास किया है कि आपके अनुसार अपना पेपर जो है सॉल्व करवा पाओ नेट का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात और, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और रिवाइज आंसर की आ जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्म करती हूँ। 2-3 दिन में हमारी जो है रिवाइज आंसर की भी आ जाएगी। और आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।